नमस्कार दोस्तों, ये है नॉलेज बी और मैं हूँ आपका होस्ट ब्रिजेश। और आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है एनर्जी के ऊपर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉर्मल रूटीन में डे टू डे लाइफ में एनर्जी का क्या रोल है और एक कंट्री की डेवलपमेंट में एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रिलेशन है एनर्जी और कंट्री की डेवलपमेंट का। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, एनर्जी की रहने वाली है जूल, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर की रहने वाली है वॉट, इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम की रहने वाली है सेकंड। ये आपके एसआई यूनिट्स हैं। एक छोटा सा टास्क बोलने का भी वो एनर्जी यूज़ करता है। आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क करिए जिसमें कि आपके बॉडी के मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, जैसे स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, उसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो एनर्जी हर जगह है। यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल है, दो इंसान हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों के पास बराबर पावर है, जिसको हमने कैपिटल पी से डिनोट किया है यहाँ पर। और जब उनको काम दिया गया तो देखा गया कि पर्सन ए जो है वो 4 आवर्स तक काम कर पाता है, पर्सन बी जो है वो 8 आवर्स तक काम कर पाता है। तो यहाँ पे पावर दोनों के पास बराबर है, लेकिन जब एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे हम तो हम क्या देखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पर्सन ए की जो एनर्जी है वो आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय पावर पी, 4p, और पर्सन बी की जो एनर्जी आएगी वो आएगी 8p। आप देखेंगे यहाँ पे पर्सन बी जो है वो ज़्यादा एनर्जी है उसके पास कंपेयर टू पर्सन ए, ऑलमोस्ट डबल है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ पर आपका पावर बराबर होने के बाद भी एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग दे आर वर्किंग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्यों किया जाता है, क्योंकि एनर्जी के बहुत विभिन्न प्रकार के रूप हैं, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन आपके अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहला है आपका फॉर्म्स, उनके रूप के आधार पे आपने क्लासिफिकेशन किया, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और मोशन एनर्जी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है उनके रूप के आधार पे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उनमें होती है जो चीज़ें स्थिर होती हैं, रुकी हुई होती हैं, उनमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जो चीज़ें गतिमान है, मोशन में है, उनमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आती है। एक और तरीका है एनर्जी को क्लासिफाई करने का, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती हैं जो एक बार इस्तेमाल कर ली जाए तो दोबारा उपलब्ध रहती हैं इस्तेमाल होने के लिए, जैसे कि सूर्य की रोशनी। आज आपने इस्तेमाल करी, फिर रात हो गई, कल दोबारा आपके पास ये इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो एक बार आपने इस्तेमाल कर ली, कंज्यूम कर ली, तो फिर वो दोबारा अवेलेबल नहीं रहती। जैसे कि लकड़ी, अगर आपने लकड़ी को एक बार जला दिया, उसकी राख बन गई, तो आप उस राख से दोबारा फिर आग नहीं जला सकते। तो ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। अब हम जाने वाले हैं अगले पार्ट में, आम आदमी की लाइफ में एनर्जी का क्या रोल है। एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि भैया ये जो रूप का कन्वर्जन है ये तो ठीक है, बट एनर्जी को हमें क्यों समझना चाहिए। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, फैन ऑन है और अचानक से हम बाहर निकल गए मार्केट जाने के लिए, मम्मी या पापा आवाज़ जरूर मारते हैं कि भैया ये पंखा बंद कौन करेगा, इसे बंद करके जाओ। यहाँ पर हम समझेंगे उस चीज़ को, अगर आप समझ गए तो शायद आप कभी भी बाहर निकलते टाइम पंखे को या लाइट को या टीवी को ऑन नहीं छोड़ेंगे, आप उसको ऑफ करके जाएंगे अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करने वाले हैं। एनर्जी और पावर का रिलेशन तो हमें समझ में आ गया भैया क्या है। जो आपके घर में बिजली आती है, जब हम उसका पेमेंट करते हैं, आपको ये समझना है कि क्या हम पावर का पेमेंट कर रहे हैं या हम एनर्जी का पेमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो इस डिस्कशन के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया हमारे घर में 2 बल्ब हैं, बल्ब ए और बल्ब बी।
अब आप ये मत कहिएगा कमेंट्स में कि तुम ए और बी ही क्यों ले रहे हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं इनके कुछ और क्लासिफिकेशन करूं, बट अभी ए और बी रहने देते हैं। सो बल्ब ए 100 वॉट का है, बल्ब बी भी 100 वॉट का है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन में ये दोनों बल्ब 6 आवर्स के लिए एक्टिव रहते हैं, मतलब हम इनका इस्तेमाल 6 घंटे के लिए करते हैं एक दिन में। सो एक दिन में अगर इन दोनों की पावर को कैलकुलेट किया जाए तो टोटल पावर यूज्ड इन वन डे ये हो जाएगी आपकी 100 + 100 200 वॉट्स। तो 200 वॉट पावर का इस्तेमाल हम एक दिन में करते हैं। अब जब इससे आप एनर्जी निकालेंगे, सो एनर्जी इन वन डे, अभी हम बल्ब की बात कर रहे हैं केवल, एनर्जी इन वन डे क्या हो जाएगा, टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, बल्ब कितनी देर के लिए ऑन थे। सो पावर यहाँ पे 200 वॉट्स थी, टाइम यहाँ पे 6 आवर्स था। अब हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आवर में ही रहने देंगे। अब इसको क्यों रहने देंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो यहाँ पर हम 200 × 6 करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 1200 वॉट आवर। तो 1200 वॉट आवर को हमने कन्वर्ट किया 1.2 किलो वॉट आवर। तो हमने वॉट को किलो में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये 1.2 किलो वॉट आवर। जो हमारा मंथली बिल आता है वो आता है यूनिट के हिसाब से। सो यूनिट क्या है, ये 1 किलो वॉट आवर जो है ये आपका 1 यूनिट होता है, यानी कि आपका एक दिन में 1.2 यूनिट यूज होती है अगर आप दोनों बल्ब को 6 आवर्स के लिए ऑन रखते हैं। यहाँ पर आपके पास एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी ही है जिसका हम मंथली पेमेंट करते हैं। अब आपको एक दिन का पता लग गया है तो आप 30 डेज का निकाल सकते हैं। सो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, अगर आप थोड़ा सा आपके पास फुर्सत हो तो आप एक रफली एस्टिमेट कर सकते हैं आपके घर में कितने बल्ब, कितने फ़ैन, कितने टीवी हैं, फ्रिज कितनी पावर का है। आप उसका टोटल एक रफली एस्टिमेट एक दिन का निकालें, भैया कितने घंटे चलते हैं ये चीज़ें, आपके पास मोटा मोटा यूनिट आ जाएंगे, भैया आपके महीने में कितनी यूनिट इस्तेमाल होती हैं, और आप अपना बजट बना सकते हैं। तो आम आदमी के लिए एनर्जी का इस्तेमाल है। जब आप पर्सनल फाइनेंस में घुसेंगे तो मंथली घर का जो बजट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और शायद आप यहाँ से इस कैलकुलेशन से अपने बजट को कंट्रोल कर पाएंगे। सो ये था एक आम आदमी के लिए एनर्जी का इम्पोर्टेंस। सो अगला जो भाग है वो है एनर्जी एंड डेवलपमेंट आपस में कैसे रिलेटेड हैं किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो एनर्जी और कंट्री का डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो कैसे रिलेटेड है वो हम यहाँ देखेंगे। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करना चाहती है तो उसको 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजनेस पे और इनकम पे। इनकम किसकी, लोगों की, अपने सिटीजन्स की इनकम पे। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी कंट्री के पास एनर्जी ठीक ठाक है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़क, बिल्डिंग्स, सिटीज़, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये अच्छा होगा तो जो बिजनेस हैं उनको काम करने में आसानी फील होती है, तो वहाँ पर बिजनेस बढ़ेंगे, बाहर कंट्री से बिजनेस आएंगे, अपने लोकल बिजनेस बढ़ेंगे, लोकल बिजनेस बढ़ेंगे तो जॉब्स बढ़ेंगी, पर सिटीजन इनकम बढ़ेगी, सिटीजन्स की इनकम बढ़ेगी तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो बाइंग कैपेसिटी क्या करती है, आपका और बिजनेस को बूम करती है। सेकंड है, इनकम बढ़ने के साथ ही सरकार को जो टैक्स मिल रहा है उसमें ग्रोथ होती है। टैक्स अच्छा मिल रहा है सरकार को, बढ़ रहा है ईयरली बेसिस पे, तो सरकार इस टैक्स को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पे लगाती है, और यहाँ से ये एक चेन रिएक्शन सा स्टार्ट होता है, और कंट्री अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड की रेंज में पहुँच जाती है। जब भी कोई कंट्री डेवलप करती है तो उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम रहने वाला है एनर्जी। भाई आपके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लंबे समय तक चलें। अब आप डैम बनाएंगे, कोयला जलाएंगे तो कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। डैम की भी आपकी जो है वो एक एज होती है, 80 to 100 to 120 ईयर्स, मतलब 80 से 120 ईयर्स के बीच में एक डैम अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। जो आपका कोल है, कोल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास पृथ्वी पे लिमिटेड रिजर्व्स हैं, एक बार हमने वो पूरे इस्तेमाल कर लिए, सो वो भी नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इसी चीज़ पे जोर देती हैं कि उनके जो एनर्जी रिसोर्सेज हों वो कॉस्ट इफेक्टिव हों, वो सस्टेनेबल हों, और लेस पॉल्यूशन वाले हों या पॉल्यूशन फ्री हों। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया जैसी जो कंट्री है, जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत जल्द कोशिश कर रही है कि वो डेवलप्ड कंट्री का टैग ले लें, वो ज़्यादातर रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रही है। सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी, थर्मल पावर को कम करना चाह रहे हैं।
सो इससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है, एनर्जी की कॉस्ट आएगी कम। कंट्री को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लंबे टाइम तक आपके पास एनर्जी अवेलेबल रहती है। सो ये था रिलेशन एनर्जी और डेवलपमेंट का। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आपके हिसाब से इंडिया में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।